वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंट्रोगेटिव सेक्शन के अंदर चल रहे थे, इंट्रोगेटिव सेक्शन पढ़ रहे थे। इंट्रोगेटिव सेक्शन में हमने देखा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, सेकंड WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, जिसमें हमने ये देखा था कि कंजक्शन दैट यूज नहीं होता है, दैट की जगह हम इफ या वेदर को यूज करते हैं। देन इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसको सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। थर्ड हमने देखा था कि सेड टू को हम अब तक टोल्ड में चेंज करते आ रहे थे, अब हम सेड टू को चेंज कर रहे हैं आस्क्ड में। एक और वर्ड उसके था साथ में इंक्वायर्ड ऑफ, लेकिन क्योंकि ये काफी टिपिकल सा वर्ड है, आस्क्ड हमें इजी लगता है तो हम उसी के साथ सेंटेंसेस बना रहे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी चीज को आगे की तरफ एग्जांपल्स के थ्रू समझ रहे हैं कि कैसे हेल्पिंग वर्ब और कौन कौन से डू डज या डिड नॉट हो तो डू नॉट डज नॉट हो तो हम कैसे कैसे चेंज करते जाएंगे, वही सारी चीजें हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो हम फिर से एग्जांपल्स देख लेते हैं यहां पर। She said to me, comma, invited, comma, do you know सोहन? देखिए हमारा टेंस के अकॉर्डिंग जो रूल चल रहा था ना, जो हमने टेंस के अकॉर्डिंग रूल्स पढ़े थे, उसमें क्या बोला था मैंने कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हम उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो डू वर्ड आया, यहाँ पर हम डिड यूज नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है उसी को हम सेकंड फॉर्म में बदल देंगे, तो ये सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब हमारा है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क मैं लगाना भूल जाती हूँ, ये क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया तो ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बन गया। शी आस्क्ड मी इफ, यहां तक तो हमें लिखना ही है, राइट। शी आस्क्ड मी इफ। अब ये देखिए यहां पर हमारा सेकंड पर्सन है, वो चेंज होगा आई के अकॉर्डिंग, तो आई न्यू सोहन, और ये हमारा फुल स्टॉप। अब हमें डू जो था हमने उसको ऑटोमेटिकली सेकंड फॉर्म में यूज कर दिया, इसलिए हमें डू को कहीं पे भी मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक और हम देख लेते हैं। सीता सेड टू हरी, कॉमा, इंडेटेड, कॉमा, डू यू understand English? क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। सेम थिंग यहाँ पर डू है, तो हम जब इसको चेंज करेंगे तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, और ये जो यू है सेकंड पर्सन का, इसको हम हरी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो देख लेते हैं हम। सीता asked Hari if he understand की सेकेंड फॉर्म क्या आ गई? understood, understood English, और ये हमारा बन गया सिंपल सेंटेंस, राइट। अब हम देख लेते हैं कुछ और कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में, राइट, डू डज नॉट है ना, तो हम जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएंगे? डिड नॉट में। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में,
इसके भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फादर said to me, comma, inverted comma, do you not obey me? अब देखिए खाली डू था ना, तब तक हम वर्ब में की सेकेंड फॉर्म लगा रहे थे, लेकिन अब डू के साथ नॉट भी है, तो हमें प्रॉपर चेंज चाहिएगा, तो हम डू नॉट को डिड नॉट में चेंज करेंगे। अब क्या बनेगा सेंटेंस? फादर आस्क्ड मी इफ, अब यू मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इफ आई डिड नॉट ओबे। अब मी यानी फर्स्ट पर्सन, मी किसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है? आई का, तो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है वो। तो फादर, फादर मतलब ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? हिम। ओबे हिम। अब देखिए कितना डीप में जाके हमें चेंज करना पड़ रहा है। ये आप मान के चलिए किस तरह से है कि एक मेन रोड है, बेसिक रूल्स जो हो गए वो हो गए मेन रोड, और आप उसके अब जो अंदर पार्ट्स पढ़ते जा रहे हैं वो छोटी छोटी स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं, यानी कि आपको हर स्ट्रीट का नॉलेज होना चाहिए, हर रूल का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप परफेक्टली डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। रमेश said to his father, to his friend, comma, inverted comma, don't you go to college today? अब कोई भी सेंटेंस चेंज करते हो ना, तो उसमें सबसे पहले ये देखो कि हमें चेंज कहाँ कहाँ करना है, ठीक है। पहले उसका टाइप देखो कि टाइप क्या है, ये इंट्रोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें स्टार्टिंग इसकी कैसे कर देनी है? रमेश आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ, ये हमारा यहां तक तो चेंज हो गया। अब यू है, यू हिज फ्रेंड पे जा रहा है, तो हम क्या चेंज करेंगे? ही। डोंट है तो हम यह यूज करेंगे डिडंट, राइट? ही डिडंट गो टू कॉलेज, टुडे का हो जाएगा दैट डे, और ये लग जाएगा फुल स्टॉप, और ये हमारा हुआ सिंपल सेंटेंस, राइट? अब हम आगे देखते हैं। अब अगर रिपोर्टिंग स्पीच में डिड दे रखा हो, भाई आप डू या डज नॉट था तो आप डिड नॉट में चेंज कर रहे थे, लेकिन अगर वर्ड ही डिड दे रखा है तो आप उसको चेंज करेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो हम ऑलरेडी टेंस के रूल्स में पढ़ चुके हैं, राइट? अब हम इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। He said to me, comma, inverted comma, did you lend me your
मनी, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। अब ये कैसे चेंज होगा? He asked me if। अब हमने क्या कहा था कि did है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, you है, you किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? me के अकॉर्डिंग, तो यहां पर हो जाएगा I। if I had लैंड की थर्ड फॉर्म होगी लैंड। अब मी जो है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, राइट? लैंड हिम माय मनी। क्लियर? ये थोड़ा सा टिपिकल सेंटेंस है, आपको समझने में भी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन जैसे जैसे आप इनको बार बार रीड करोगे, इस तरह के सेंटेंसेस को बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। इसका हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी said to me, comma, inverted comma, did you not call me, question mark, inverted comma, close। She asked me if I had not called her। अब ये हर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर हमारा ये जो मी है ये फर्स्ट पर्सन है, शी के अकॉर्डिंग चेंज होता है, शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है, तो यहाँ पर हमने हर यूज किया। तो आप देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे रूल्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, थोड़े से टिपिकल होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने आज काफ़ी कुछ सेंटेंसेस जो थे वो देखे कि किस तरह से हमने चेंज किया। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ नेक्स्ट बेसिक रूल्स के साथ मैं प्रेजेंट होंगी। तब तक आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते रहें और आप और ज़्यादा इन रूल्स को जैसे जैसे पढ़ेंगे आप डीपली इनको समझते जाएंगे। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, कल हमने वाक्य विचार में वाक्य शुद्धिकरण का भाग 1 बनाया था, जिसमें 5 प्रकार की अशुद्धियों के बारे में देखा था। इसके बाद आज लिंग संबंधी अशुद्धियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं, उसमें वाक्य शुद्धिकरण में इनका वाक्य को शुद्ध में इनकी क्या आवश्यकता है। तो लिंग संबंधी अशुद्धियों का कहीं न कहीं वाक्य विचार में अति आवश्यक अंग है। तो लिंग संबंधी अशुद्धियाँ होती है कि हम या तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में हम भेद नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो सीधा है, आपको पहले ही पता है कि अच्छा अच्छी का ट्रिक भी है, जिसमें आप लिंग संबंधी अशुद्धियों का पता लगा सकते हैं ना। तो यहाँ वाक्य में प्रयुक्त शब्दानुरूप लिंग का प्रयोग करने पर वाक्य रचना शुद्ध हो जाती है। अतः लिंग सूचक शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम आदि के अनुरूप होना चाहिए। तो संज्ञा और सर्वनाम के अनुरूप वाक्य में हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। मीरा वक्त कवि थी। अब मीरा जो है स्त्रीलिंग शब्द है और वक्त कवित्री थी या कवि थी। अब कवि क्योंकि पुल्लिंग के साथ हमेशा कवि लगता है और स्त्रीलिंग शब्द के साथ हमेशा कवियत्री शब्द लगाया जाता है। फिर देखें तो विद्वान लगता है पुरुषों के साथ और महिला और स्त्रियों के साथ लगता है विदुषी। तो इस प्रकार हमें वाक्यों में संज्ञा सर्वनाम के आधार पर कुछ लिंग संबंधी अशुद्धियां उनसे बचना चाहिए। मीरा वक्त कवि थी, मीरा वक्त कवियत्री थी। यहाँ कवियत्री में मात्राओं का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हर बार कहीं न कहीं अशुद्धियां हो जाती है, इसका भी ध्यान रखना है। शब्द संबंधी अशुद्धियों को दूर करते हुए वाक्य
में सुधार करना चाहिए। सड़कों को चौड़ी करनी जरूरी है। अब सड़कों को चौड़ी करनी जरूरी की जगह क्या, सड़कों को चौड़ा करना जरूरी है। ठीक है। महादेवी वर्मा विद्वान कवि थी। महादेवी वर्मा स्त्रीलिंग शब्द है, कवि नहीं होगा, विद्वान नहीं होगा, इसकी जगह क्या हो जाए, महादेवी वर्मा विद्वान की जगह विदुषी और कवि की जगह कवयित्री थी। सलोनी एक बुद्धिमान बालिका है, तो यही बुद्धिमान बालिका की जगह क्या हो जाएगा, बुद्धिमती बालिका हो जाएगा। ठीक है। सलोनी एक बुद्धिमती बालिका है। फिर आगे देखें वचन संबंधी अशुद्धि। वचन संबंधी अशुद्धि में भी वाक्य में क्रिया का प्रयोग करता है, कर्म के वचन के अनुरूप होता है। ऐसा न होने पर वाक्य में अशुद्धि आ जाती है। वाक्य रचना में वचन का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। कहाँ पर एक वचन होना चाहिए, कहाँ पर बहुवचन होना चाहिए, है ना। संस्कृत की बात भी एक वचन द्विवचन इस प्रकार नहीं है। यहाँ एक वचन और बहुवचन दो ही होते हैं। कुछ शब्द एक वचन में हमेशा प्रयुक्त होते हैं और कुछ बहुवचन में, ये भी हमें ध्यान रखना है। अशुद्ध वाक्य में आंसू से मेरे कपड़े बिक गए। अब आंसू से कपड़े नहीं बिकते, आंसुओं से मेरे कपड़े बिक गए। गीता के उपदेश सभी के लिए हितकर हैं। अब गीता के उपदेश नहीं, गीता में उपदेश कर्मण्यवाधिकारस्ते है ना, तो यहाँ जो उपदेश दिया गया है, अब यहाँ पर गीता का उपदेश सभी के लिए हितकर है, ये ध्यान रखना है। अपने अपने घरों में ताला लगा दो। अपने अपने घरों में, सबके घरों शब्द जो है अपना बहुवचन है, लेकिन हमें एक वचन का प्रयोग करना है, घरों में नहीं होगा। अपने अपने घर में ताला लगा दो। उसका प्राण उड़ गया। अब उसका प्राण उड़ता नहीं है, प्राण क्या होता है, निकलता है। उसके प्राण निकल गए, उसका नहीं आएगा, उसकी जगह उसके प्राण निकल गए शब्द का प्रयोग होगा। आगे कारक संबंधी भी। अब कारक हमने अध्ययन किया था, जिनका विभक्ति सहित लिखना और वाक्य संबंध स्थापित करने वाले जो है उन्हें कारक कहते हैं। तो कारक और उसके चिन्ह भी वाक्य की शुद्धता है तो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका अनुचित प्रयोग भी वाक्य में दोषपूर्ण बना देता है। तो अशुद्ध वाक्य क्या होगा, अशुद्ध वाक्य क्या होगा, कारक संबंधी वह आम को खा रहा है। अब वहां पर वह आम को खा रहा है, तो यहाँ सीधा अशुद्ध वाक्य को हट जाएगा, कर्ता ने कर्म नहीं आएगा, को हट जाएगा, वह आम खा रहा है, सामान्य वाक्य हो जाए शुद्ध वाक्य। मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा। अब मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, मैंने जो शब्द है सर्वनाम संबंधी वो हट जाएगा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई। अब पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई। कुएं पर कौन गिर गया है, कुएं पर नहीं गिरता, कुएं में है ना, अंदर कुएं में कौन गिर गया है। आज बजट के ऊपर बहस होगी, आज बजट के ऊपर नहीं, बजट पर बहस होगी, है ना। फिर कुछ क्रम भंग संबंधी आता है। क्रम भंग संबंधी अशुद्धि का होता है कि जो क्रम जहां पर होना चाहिए, जैसे हम कर्ता कर्म और क्रिया का सही प्रयोग करते तभी सार्थक वाक्य बनता है। अगर कर्ता कर्म और क्रिया का सार्थक प्रयोग नहीं करेंगे तो वाक्य में अशुद्धि आ जाती। उसी प्रकार क्रम भंग संबंधी भी अशुद्धियों से बचना चाहिए। तो वाक्य रचना में शब्दों का निश्चित क्रम होता है, उस क्रम में उन्हें वाक्य का स्थान देना होता है। ऐसा न करना है वाक्य में अशुद्धि आती है। अशुद्ध वाक्य बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाओ। अब बच्चे को प्लेट में रखना है या फल को प्लेट में रखना है, ये हमें समझना है। तो बच्चे को नहीं है, बच्चे को फल प्लेट में रखकर खिलाओ। बच्चे को फल पहले आएगा क्योंकि हमारा कर्ता कर्म और क्रिया तीनों के साथ ही बच्चे को फल प्लेट में रखकर खिलाओ। सुदामा पक्के कृष्ण के मित्र थे, तो यहाँ सुदामा कृष्ण के पक्के मित्र थे। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, शुद्ध गाय नहीं होती, गाय का जो दूध होता है वह शुद्ध होता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। फिर आगे वर्तनी संबंधी अशुद्धि देखें। वर्तनी संबंधी अशुद्धि में क्या होता है कि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का प्रयोग भी वाक्य में दोष आ जाता है। जैसे वर्तनी संबंधी में देखें, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की, यहाँ वाल्मीकि जो शब्द है वह अशुद्ध दिया गया है। वाल्मीकि वास्तविकता में ऐसा शब्द होता है, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है। अब उज्जवल की बात करें, उज्जवल इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, उज्जवल इस प्रकार लिखा जाता है। इस प्रकार कुछ वर्तनी संबंधी अशुद्धियां थी। इसके बाद आगे बढ़े अपन।
अब मुहावरे संबंधी, तो मुहावरे संबंधी मुहावरों का भी वाक्य में उसी रूप में प्रयोग होना चाहिए, उनमें किसी प्रकार का बदलाव वाक्य में अशुद्धि ला देता है। वाक्य में अशुद्धि आना मुहावरे संबंधी भी अशुद्धि होती है। जैसे देखें, देशद्रोही लोग अंग्रेजों को उंगली पर नचाते थे। अब देशद्रोही लोग अंग्रेजों को उंगली पर नचाते, सही वाक्य का देशद्रोही लोग अंग्रेजों की उंगली पर नाचते थे, है ना। वह तो कोल्हू की गाय है। अब वास्तविकता मुहावरा क्या है? कोल्हू का बैल होना, वह बलू का बैल है। वह बचपन से ही दूसरों की कान पकड़ने माहिर है। कान पकड़ना नहीं होता है, कान कतरना अर्थात काटना हमारा मुहावरा है, कान कतरना, है ना। इस प्रकार इनके मुहावरे संबंधी अशुद्धियों से बचना चाहिए। संयोजक शब्द, संयोजक शब्द अर्थात जोड़ने वाले शब्द संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में हमने देखा जो संयोजक शब्द हैं उनका भी उचित प्रयोग वाक्य में आवश्यक है। जैसा बोओगे उसी प्रकार का पाओगे। अब जैसा बोओगे उसी प्रकार का पाओगे, यह पाओगे शब्द अपने आप में अशुद्ध है। उसकी जगह कैसा आएगा कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया पर उसे सफलता नहीं मिली। यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया तथापि, लेकिन यह तथापि उसे सफलता नहीं मिली। यदि राम मेहनत करता उसको सफलता मिलती। यदि राम मेहनत करता तो उसे सफलता मिलती। यहाँ तो जो संयुक्त वाक्य में अपने मिश्र वाक्य में देखते हैं तो यहाँ पर जो संयोजक शब्द है तो का प्रयोग आवश्यक है, न कि यहाँ करता तो उसको शब्द हट जाएगा, है ना। महत्वपूर्ण कुछ वाक्य हैं, देखिए अशुद्ध वाक्य, उनका शुद्ध वाक्य किए हुए। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। फिर इस सौभाग्यवती कन्या को आशीर्वाद है। अब सौभाग्यवती कौन होती है और सौभाग्यकांक्षिणी कौन होती है ये ध्यान रखें। देखो सौभाग्यवती होती है कोई महिला जो विवाहित है, वो होगी सौभाग्यवती, है ना। और यहाँ पर कन्या शब्द है, कन्या अपने आप में अविवाहित है, इसलिए सौभाग्यकांक्षिणी शब्द का प्रयोग हमें करना है। आगे देखिए दीपावली के उत्सव पर आना। तो दीपावली के उत्सव पर आना, दीपावली उत्सव नहीं होता है जो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस ये उत्सव है, लेकिन दीपावली अपने आप में क्या है? त्योहार, है ना। तो हमें दीपावली के त्योहार पर आना, त्योहार शब्द आएगा सप्रमाण से उत्तर दीजिए। यहाँ पर सप्रमाण का अर्थ होता है प्रमाण सहित और फिर सहित, दो बार आ गया, इसलिए या तो प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, सप्रमाण का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, या फिर सप्रमाण उत्तर दीजिए। ये भी सही है दोनों वाक्यों में। कृपया गंदगी मत कीजिए। आपने देखा होगा कहीं न कहीं सड़कों पर आसपास के जो जहां पर भीड़ इकट्ठी होती है वहां पर लिखा होता है कि कृपया गंदगी मत कीजिए। ऐसा नहीं होता, कृपया गंदगी न करें, ऐसा इस प्रकार का सुझाव होता है। तो वे पुराने कपड़े के व्यापारी, अब पुराने कपड़े के व्यापारी अर्थात कपड़ा पुराना कपड़ा बेचते ऐसा तो होगा नहीं। यहाँ पर क्या होगा? वे कपड़े के पुराने व्यापारी अर्थात 10 से 20 साल पहले के ही उनका कार्य कपड़ों का चल रहा है, कपड़े के पुराने। अब माँ दही जमा रही, अब यहाँ दही तो जमता है, यहाँ क्या जमेगा? दूध जमेगा। तो माँ दूध जमा रही। फल कल खरीदे थे वे जो बहुत अच्छे थे, फल कल खरीदे, तो यहाँ पर फल शब्द पहले आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? जो फल कल खरीदे थे वे बहुत अच्छे थे। तो हम तो यही कहेंगे कि जो फल कल खरीदे थे, या फिर जिस माली ने कल माला दी थी वो अच्छी थी, तो जिस माली ने, है ना। तो वहां पर जिसका प्रयोग, तो जो का प्रयोग हमें वाक्यों के संयोजन में प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार भी वाक्य में शुद्ध किया जाता है। राधा बुद्धिमान बालिका, तो बुद्धिमान का पहले ही आपको बताया, बुद्धिमान का बुद्धिमती होगा, स्त्रीलिंग है, बुद्धिमती बालिका है। शीतल गन्ने का रस पीजिए, यहाँ शीतल शब्द अपने आप में कई स्त्रीलिंग शब्द नहीं, ये ध्यान रखना है। शीतल गन्ने के ठंडे पदार्थ, पेय पदार्थ की बात की गई है, तो यहाँ गन्ने का शीतल रस पीजिए। कुछ वाक्य हैं जिन्हें स्वयं हल करने का प्रयास करना है। 4 बजने को 10 मिनट हैं। धोबी ने अच्छे कपड़े धोए। कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया। राम ने अहिल्या का उद्धार किया। आगामी रविवार को वह जयपुर गया था। यहाँ पठित लोग रहते हैं। मरीज को समय पर दवा देना चाहिए। बालक फल और दूध पीकर सो गया। एक पानी का गिलास दीजिए और शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। ये लास्ट का वाक्य बता देता हूँ। शिकारी ने उस पर, यहाँ आप देखना है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। क्या होगा? शिकारी ने शेर पर गोली चलाई पर वह
है ना, पर वह बच निकला। इस प्रकार अपने वाक्य शुद्धिकरण संबंधी शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि का पूरा संपूर्ण अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम मैंने आपको एस्टिमेशन मेथड पढ़ाया था, जो नहीं भी समझ में आया तो नेक्स्ट टाइम जब एक्सरसाइज करेंगे तब हम पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर से सिखा दूंगी मैं आपको। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। 7.1, ठीक है। 7.1 में आपकी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखना कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन कौन से परफेक्ट क्यूब नहीं है। वैसे तो आपको मैंने बोला था कि 15 तक आपको क्यूब लर्न होने चाहिए। तो इसमें देखना फर्स्ट इसे 216। अब 216 है परफेक्ट क्यूब, तो इसमें आपको यस लिखना है। 128 नो, 1000 यस, 100 नो। इस टाइप से आपको देखकर इसमें यस नो लिखना है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन बुक में ही करना है, क्लियर। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन देखना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई सो ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अब इसमें क्या करना है, वही कि जो भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ऐसे वाले क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिए हैं, तो ये वाले क्वेश्चन भी जैसे आप कर देना, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस में करवाए थे एक्सरसाइज में, तो उसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चन 2 मैंने करवाए थे और 2 होमवर्क में आपको दिए थे, तो सेम वैसे ही है। तो इसमें भी आप ये सब करना है आपको। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बता रही हूँ, फिर से करवा देती हूँ, फिर आप कर लेना इसमें। सेकंड का ए, क्लियर। 243। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, वही फैक्टर में तो हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। 243 कौन सा टेबल लेंगे हम, 3 का टेबल ही यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 81, क्लियर। अगेन 3, तो ये हो जाएगा आपके 27। अगेन 3, ये हो जाएगा आपके 9। वी टेक 3 और 3 लास्ट में 1। अब देखो इसमें क्या लिखोगे यहाँ पर, 243 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें देखो क्या, सबसे फर्स्ट तो आपको पैर चेक करने कि ये और ये। अब देखो इसमें तो यहाँ पे 3 है, ये तो बन चुका है। अब इसमें नहीं बना है इसमें पैर, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या रिक्वायरमेंट है और 3 यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक 3 की और रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके एक पूरा परफेक्ट पेयर बन जाएगा। तब इसमें क्या लिखोगे, नाउ यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर देना, 243 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। ठीक है। अब यहाँ पर नाउ वी मल्टीप्लाई, यस। अब देखो 243 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। यहाँ पर एक की और रिक्वायरमेंट है ना पैर बनने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है हमें, तब 3 मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर 3 3 9, 4 3 12 और 6 और 7 729। अब 729 किसका, अब 729 क्यूब है, ये किसी का, तो ये किसका, 9 का क्यूब है। तो आप लिख सकते हो 729 इज परफेक्ट क्यूब ऑफ 9, क्लियर। सो फिर से लिख देना, स्मॉलेस्ट नंबर हमने क्या मल्टीप्लाई किया, स्मॉलेस्ट नंबर 3 किया ना, ये वाला नहीं लेना है, ये लेना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया हमारे 3, ठीक है। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है और ये आपको नोट करना ही है। तो इस टाइप से जो भी रिमेनिंग है ये सब सिंपल ही, वैसे तो ये आप कर सकते हो। 256, 72, 600, 100, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क। थर्ड क्वेश्चन देखना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अब इसमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। ये भी देख लो आप, जैसे 128 का देख लेते हैं। इस टाइप से आपको प्रॉपरली लैंग्वेज लिखनी है। लैंग्वेज तो आपको पूरी मेंशन करनी है, डायरेक्ट कोई भी आंसर नहीं लिखेगा।
यस, नेक्स्ट है आपके थर्ड का सेकंड 128, वही फैक्टराइजेशन करो, इसका फैक्टराइजेशन करना है 128। वी टेक 2 के टेबल में, ठीक है, 64, वी टेक 2 32, वी टेक 2 16, अगेन 2 8 2 4 2 2 एंड लास्ट में आ गया 1। क्लियर। अब इसमें देखो वही 128 का 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गए, ये हो गए 7। अब देखना, इसमें देखना पैर देख लो, चेक कर लो पैर, ये अब इसमें पैर नहीं बन रहे, इसे यहाँ पे किया ना, जैसे देखो ये पूरा बन गया, अब इसमें ये बन गया, अब इसमें ये एक ही रह गया। अब इसमें हमें और पैर बनाने के लिए कितने की ज़रूरत है, कितने 2 की ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या होगा देखना, जैसे ये पूरा हो गया, पैर बन गया, तो क्या लिखोगे यहाँ पर 128 इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब। क्लियर। नाउ वी डिवाइड, सॉरी यहाँ पर डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट नहीं देखनी है, सॉरी फिर से देखना। जैसे यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 3 के पैर बना दिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 से यहाँ पर मैंने आपको डिवाइड करना है ना, तो डिवाइड के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं देगी, यहाँ पर जो रिमाइनिंग रह गया ना उसको डिवाइड कर देना है। यहाँ पर अब जैसे रिमाइंडर क्या है, सॉरी रिमाइनिंग कितना है, 2 रह गया है, तो 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर किसको क्या करेंगे, 128 को क्या कर दोगे आप, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं, डिवाइड जो रिमाइनिंग रहेगा ना वो चीज़ लेनी है आपको। क्लियर। अब देखो 128 और यहाँ पर डिवाइड करोगे 2 के टेबल से, तो ये हो जाएगा आपके 64 टाइम। और 64 क्या होता है, किसी का परफेक्ट क्यूब है यहाँ पर, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, सो 64 इज परफेक्ट क्यूब ऑफ 4 का ही होता है। तो इस टाइप से आपको ये रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको करने 135 192, ये तो हमें पता है कि ये किसी के परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इन सबको बनाने के लिए ऐसा क्या हम नंबर डिवाइड करेंगे, तो ये इस टाइप से आपको इसको करना है, यहाँ पर डिवाइड। हाँ, ये भी नोट कर देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 4, परीक्षित मेक अ क्यूब ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। क्लियर। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि परीक्षित में मतलब एक परीक्षित है जो क्या मतलब एक क्यूबॉइड और प्लास्टिसिन मतलब एक क्यूबॉइड शेप होती है, उसमें भी सेम ऐसे ही होती है। क्यूब में तो क्या होता है, इक्वल साइड होते हैं, और क्यूबॉइड जो होता है वो रूम शेप का होता है, जिसमें क्या होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है। ये सब मैं आगे आपके एक्सरसाइज है उसमें पढ़ा दूंगी, तो नॉर्मल समझ लो इसमें लेंथ और ब्रेथ, जैसे अपने क्लासरूम होता है वो शेप ले लो। ठीक है, जैसे अपने बुक की शेप है तो बुक की वो क्या हो गया, वो क्यूबॉइड शेप हो जाए, जिसमें लेंथ होती है, ब्रीथ होती है और हाइट होती है। तो इसमें लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों दे रखी है। ठीक है, अब ये बताया है कि हम उसे कितने क्यूबॉइड की ज़रूरत है जिससे वो एक क्यूब बन जाए। एक उसको क्या बनाना है, क्यूबॉइड से क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे हमें क्यूब बनाना है, मतलब क्यूब से उसको कन्वर्ट करना है। हमें क्यूबॉइड दे रखा है, उसके पास क्यूबॉइड शेप के प्लास्टिसिन है और उसको एक क्यूब बनाना है, तो इसके लिए मतलब उसको कन्वर्ट करना, चेंज ही कर देना बिल्कुल पार्टीशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें सबसे पहले उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। किसका, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है यहाँ पर। तो देखना क्वेश्चन, यस इसे क्या क्यूबॉइड, इसमें वॉल्यूम फाइंड करेंगे क्योंकि इसको कन्वर्ट करना है ना बिल्कुल। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड,
यस, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब इसमें देखना है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जैसे वॉल्यूम इसमें एरिया भी होता है क्यूबॉइड का, ठीक है, जैसे वॉल्यूम भी होता है। वॉल्यूम का मीन्स क्या होता है? कैपेसिटी। वॉल्यूम का मीन्स जैसे वाटर बॉटल होती है, उसकी कैपेसिटी कितनी, मतलब कोई भी लिक्विड फॉर्म हम फिल करते हैं, मतलब कितने जरूरी नहीं कि लिक्विड ही हो। वॉल्यूम का मतलब जैसे आप क्यूबॉइड में, अब क्यूबॉइड शेप में तो आप क्या लिक्विड फिल करोगे, जैसे क्यूबॉइड का एक बॉक्स होता है, ठीक है। अब जैसे आपकी चौक बॉक्स ही ले लो, अब उसमें हम क्या फिल कर रहे हैं? चौक, हम चौक रख रहे हैं उसमें, तो उसकी कैपेसिटी, उस बॉक्स की कितनी कैपेसिटी है कि उसमें इतनी चौक आ जाए, तो वो चीज़ अब क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम हुआ ना, तो इस टाइप से यहाँ पर क्या करना है, इसमें वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सबसे फर्स्ट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच। अब इसमें तीनों दे रखी है, लेंथ भी दे रखी, ब्रीथ भी दे रखी और हाइट भी दे रखी है। जैसे इसमें ये दे रखा है 5 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब ये कितने हो गए? इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम फाइंड कर लिया। अब इसने क्या, यहाँ पर ये दे रखा है कि हाउ मेनी सच क्यूबॉइड व्हील नीडेड टू क्यूब। अब इससे इसका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब इससे क्यूब बनाना है, उसको कन्वर्ट करना है क्यूब में। अब यहाँ पर देख क्यूब में, तो इसका मतलब ये क्यूब नहीं है, ये किसका क्यूब है? क्या? 50। तो आप इसमें क्या करेंगे? इसको एक परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो वही मेथड यूज़ करेंगे। वही हम क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं। 50 2 की टेबल वो मेथड करके फिर वो मल्टीप्लाई करके करना है, ठीक है। इसमें अब देखो 5 और यहाँ पर हो जाएगा 1। अब इसमें देखो क्यूब फाइंड करना है, तो इसमें आपको पैर, अब देखो 1, ये 150 तो है ही नहीं किसी का, तो यहाँ पर क्या लिखोगे अब? सो वी मेक परफेक्ट क्यूब। क्या करेंगे? इस 50 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। अब देखो इसमें क्या क्या, कोई भी पैर नहीं बन रहा है, इसमें कोई पैर बन रहा है? नहीं बन रहा है। तब पैर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखो सबसे फर्स्ट यहाँ पर 5 में कितने की ज़रूरत है पैर बनने के लिए? 1/5 की। देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 तो दे रखे हैं और एक 5 की और ज़रूरत है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 50 में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एक तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट यहाँ पर हमें और 2 की ज़रूरत है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? 2 में कितने की ज़रूरत है हमें? यहाँ पर 2 की और ज़रूरत है ना, क्यों एक तो दे रखा है, और 2 की और ज़रूरत है, तब जाके पूरा 3 का पैर बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2। अब इसका मल्टीप्लाई करो आप, कितने आते हैं आंसर? 50 है, तो यहाँ पर इसका एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर एक बार मल्टीप्लाई करके देखो कितने आते हैं। कितने हो जाएंगे? 50 इंटू ये हो जाए 50 परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है, कि हमें इसको क्यूब बनाना है। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया? इसका पैर कंप्लीट कर दिए। अब यहाँ पर 2 की ज़रूरत है और यहाँ पर हमें एक 5 की ज़रूरत हो गई, तो मल्टीप्लाई करके देखो एक बार। यहाँ पर हो गए 20, क्या हो गया यहाँ पर? 4 और 4 5 20। अब इसको आप करके देखो कितना हो जाएगा? 10 और 1000। अब ये 1000 क्या आ गया? क्यूब आ गया। 1000 क्या आ गया? किसी का परफेक्ट क्यूब है, तो इसका मीन्स यहाँ पर कितने हमने इस 50 को किससे मल्टीप्लाई किया? कितने क्यूब से मल्टीप्लाई किया कि यहाँ पर हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन गया। तो इसका मीन्स कितने हमने क्यूब लिए? यहाँ पर कितने क्यूबॉइड लिए? 20 क्यूबॉइड और लिए, तब जाके यहाँ पर हुआ ना 1000। बाकी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करते तो यहाँ पर क्या 1000 बनते क्या यहाँ पर? तो इसलिए यहाँ पर कितने क्यूबॉइड की ज़रूरत पड़ मतलब उसको होगी, तो यहाँ पर आप आंसर क्या लिखोगे? सो ही नीडेड क्यूबॉइड। कितने हो जाएंगे? 20, क्योंकि हमें 20 से मल्टीप्लाई किया, हमने 20 से किया है ना, तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा? ही नीडेड क्यूबॉइड इक्वल्स टू 20। यहाँ पर लिख देना क्यूबॉइड टू मेक अ क्यूब, ये लाइन आप लिख देना, ठीक है। इस टाइप से आपके 7.1 कंप्लीट, और 7.2 में आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कराऊंगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जिसके अंदर अपने लैंड पूरा हो गया था, सॉइल पूरा हो गया था, वाटर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया है।
अब हम वाटर में लास्ट जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि क्या हमको प्रॉब्लम्स हो रही कि हमको फ्रेश वाटर नहीं मिल रहा है, तो उसके पॉइंट्स सारे हमने पढ़ लिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और आपको उन पॉइंट्स को सारा का सारा मैं नहीं कहती हूँ कि आप एज लर्न करना, लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर जहाँ तक जितना आप छोटा बना के उसको लिख सकते हो, मतलब कि 5 पॉइंट दे रखे या फिर आप ऐसे करना कि उसके अंदर आप 5 पॉइंट्स दे रखे तो आप कम से कम 3 पॉइंट तो पक्के लर्न करोगे किस वजह से हमको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अब जो हम नेक्स्ट आज पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस। क्या दे रखा है? मैनेजमेंट करना और वाटर को कंजर्व करना, कि किस प्रकार से या किन किन प्रक्रिया के द्वारा हम वाटर को क्या कर सकते, कंजर्व कर सकते, सुरक्षित रख सकते। सुरक्षित रखने का मतलब ये नहीं कि आपको अपने घर पर बकेट भर के पानी रखना है तो वो आपका पानी सुरक्षित रहेगा, उसको उसके यूजेस को आपको क्या करना है, थोड़ा कम करना है, जिससे कि हम लोग आने वाले समय में इस जो रिसोर्सेस है इसका अच्छे से यूज कर सके। उससे पहले मैं आपको फैक्ट फाइल दे रखी है वो बता रही हूँ। देखो क्या दे रखा है इस फैक्ट फाइल के अंदर, अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र रीजन हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 1.2 लाख ऐसा कुछ दे रखा है, इज एंटायरली डिपेंडेंट परचेजिंग वाटर फ्रॉम नियर बाय तालुकास। देखो क्या दे रखा है इसके अंदर, अमरेली सिटी सौराष्ट्र के अंदर वहाँ की लगभग आप पॉपुलेशन देखो 1.25 लाख जो पॉपुलेशन दे रखी है वो पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड है, परचेजिंग वाटर फ्रॉम नियरली तालुकास, यानी कि वो लोग आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ से पानी खरीदने के लिए क्या है, मजबूर है, डिपेंड है उसके ऊपर, क्योंकि उनको वहाँ पर फ्रेश वाटर नहीं मिलता होगा। देखो यहाँ पर डू यू नो में क्या दे रखा है, इट इज एक्सेप्टेड दैट ऑन एन अरेंज वन स्पेल ऑफ रेनफॉल 2 hours इनफ टू सेव 8000 लीटर्स ऑफ वाटर। क्या दे रखा है देखो कि अगर एक बार 2 घंटे के लिए बारिश होती है तो उससे कितना पानी अपन सेव कर सकते हैं, 8000 लीटर ऑफ वाटर, इनफ टू सेव 8000 लीटर ऑफ वाटर। इंडिया हार्वेस्टेड रेन वाटर 10th century in the 11th century largest rainwater harvesting tool was created by the Chola king which was 16 किलोमीटर लॉन्ग। और ये पानी कैसे सेव कर सकते हैं हम, आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ा होगा और लास्ट ईयर हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो बारिश का पानी आता है उसको हम हार्वेस्ट करके उसको हम सुरक्षित करके इतना पानी हम बचा सकते हैं। और हमारे इंडिया में सबसे पहले जो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो क्रिएट किया था वो किसने किया था, चोला किंग ने किया था, जो कितना लंबा उसने बनवाया था, 16 किलोमीटर लॉन्ग उसने बनवाया था। ठीक है, अब अपन देखते हैं कंजर्व करने के कौन कौन से मेथड है, किस प्रकार से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। देर आर वेरियस वेज इन विच वाटर कंजर्वेशन इन बी डन। फर्स्ट दे रखा है रिसाइकलिंग यूज्ड वाटर। क्या होता है रिसाइकिल का मतलब, पुनः उपयोग में लेना। कैसे कर सकते हैं इसको, आजकल बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हो गए हैं, ऐसी टेक्निक्स आ गई जिससे आप लोगों ने भी सुना होगा, कभी कभी न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि इंडस्ट्री से जो गंदा पानी निकलता है उसको क्या किया जाता है, उसको डायरेक्ट झीलों में और नदियों में नहीं छोड़कर उस पानी को रिसाइकल किया जाता है, यानी कि पुनः उपयोग में लेकर उस पानी को साफ किया जाता है, अच्छा किया जाता है। तो यहाँ पर भी ये दे रखा है यूज्ड वाटर कैन बी रिसाइकल्ड। क्या दे रखा है, यूज्ड वाटर, यानी कि ये भी हो सकता है कि हम लोग जो रोज नहाने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए जो पानी यूज में ले रहे हैं, जो बह रहा है ड्रेनेज में, उसको भी फिर से क्या किया जा सकता है, रिसाइकल किया जाता है और उसको हम अदर यूजेज में लेते हैं। अब हमारे यहाँ पर तो पानी हमको मिल रहा है कि हमारे यहाँ तो मैम ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि रोज नल आ रहे हैं या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है, हम लोग घर पे तो बोरिंग भी है, तालाब भी भरे हुए हैं। लेकिन ऐसे सिटी, अब देखो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था अमरेली में सौराष्ट्र, तो वहां पर क्या प्रॉब्लम हो रही, उन लोगों को फ्रेश वाटर नहीं मिल रहा है तो वो बाहर के आसपास के गांवों से पानी खरीदने को मजबूर है, डिपेंड हो गए, उनको वहां से खरीदना ही पड़ेगा। अब अपने यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो अभी रिसाइकिल की प्रोसेसिंग नहीं हो रही, लेकिन अपने देश में भी बड़ी बड़ी जो सिटीज़ है, बड़े बड़े जो महानगर जिसको अपन कह सकते हैं, वहाँ पर पानी को क्या किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है और उस पानी का फिर से यूज़ किया जाता है। यूज्ड वाटर कैन बी रिसाइकल्ड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। दे रखा है जो नई नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आ गए हैं, अगर आपको देखना हो कि पानी को कैसे रिसाइकल किया जाता है तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, ये पॉइंट डालोगे आप रिसाइकल यूज्ड वाटर रिसाइकलिंग वाटर, तो आपको पूरी प्रक्रिया पता चल जाएगी किस प्रकार से पानी को रिसाइकल किया जाता है। द पॉल्यूटेड वाटर शुड बी ट्रीटेड बिफोर ड्रेनेज इनटू रिवर्स। और अपन क्या कर सकते हैं, जो पानी हम लोग नदियों में या नालों में, बड़े बड़े नालों से बहकर झीलों में जो जा रहा है, उनको उस पानी को जाने से पहले क्या कर दे, हम लोग उसको साफ कर दें। क्या दे रखा है,
द पॉल्यूटेड वाटर, जो गंदा पानी है, प्रदूषित पानी, शुड बी ट्रीटेड बिफोर ड्रेनिंग इनटू वाटर, जो पानी नदियों में बह रहा है उससे पहले उसको साफ कर दिया जाए। तो नदी का पानी क्या नहीं होगा, गंदा नहीं होगा। क्यों पहले साफ करने का मतलब क्या, उसका रीजन क्या है कि वो पानी पहले गंदा, पहले उसकी सफाई हो जाएगी तो पूरी पूरी नदी तो गंदी नहीं होगी। वरना अगर आप कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, अगर आप एक बार भी उसमें गंदा पानी डालोगे तो पूरा पूरा पानी गंदा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको ये बता रहे हैं कि अगर हमको पानी को क्या करना है, कंजर्व करना है, उसको साफ रखना है, तो हम क्या करें, पहले जो पानी ड्रेनेज होके जा रहा है, जो बह के जा रहा है रिवर्स में, उसको पहले साफ कर दे, फिर उनको नदियों में छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बारिश का पानी आता है उसको हम किस प्रकार से सिक्योर कर सकते हो, उसको किस प्रकार से हार्वेस्ट कर सकते हैं। द मोस्ट एफिशिएंट एंड नाउ कॉमनली यूज्ड मेथड टू कंजर्व वाटर इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट भी करोगे और आपको लर्न भी करना है पूरा कि क्या दे रखा है, और ये एग्जाम्पल दे रखा है इसका पिक्चर बना के, इसको भी आप अपने नोटबुक में ड्रॉ करोगे। ऑलमोस्ट आप लोगों ने रियलिटी में भी देख रखा है कि आप जो प्रोजेक्ट बनाते हो, अपने यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन होता है उसमें भी बच्चों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बताया कि किस प्रकार से रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जा सकता है। तो आपको पता है कि वैसे भी कैसे होता है, और आपने साइंस में भी ये टॉपिक पढ़ा होगा, तो आप इसको नोटबुक में ड्रॉ भी करोगे। और आप क्वेश्चन अगर पीछे नहीं दे रखा है तो मैं आपको बता रही हूँ आपको क्या क्वेश्चन लिखना है, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्या होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आपको इसका आंसर लिखना और एज ए डायग्राम भी आपको बनाना है। Commonly used method to conserve water in rainwater harvesting. Normally rainwater gets wasted as it's moved down the drain. देखो क्या दे रखा है, सामान्यतः बारिश का जो पानी आता है वो कहाँ आता है, नदियों में, जो भी नाले होते हैं बड़े बड़े ऐसे ही सड़कों पर बह के चला जाता है। अगर हम लोग क्या करें, इन दिस मेथड, इस मेथड के थ्रू रेन वाटर इज stored in huge underground tanks and then the stored water is used as the when needed. क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे जो घर बने हुए हो तो घर के आगे सबके पानी निकलने के लिए पाइप तो लगाते, क्या सारा पानी छत पे भरेगा, टेरेस पे तो भरा हुआ नहीं रहेगा आपकी पानी, तो उसको निकालने के लिए अपन कहीं ना कहीं पाइप लगाते हैं। उस पाइप को हम क्या कर सकते हैं, हमारे घर के बाहर अंडरग्राउंड टैंक बना सकते हैं और वो पाइप उस टैंक से कनेक्ट कर देते हैं। तो जो भी बारिश का पानी आ रहा है वो पानी कहाँ जाएगा, टैंक के अंदर जाएगा। देखो यहाँ पर भी यही दे रखा है, ये आपकी टेरेस समझ लो, यहाँ टेरेस के ऊपर से पाइप आ रहा है और ये अंडरग्राउंड वाटर का टैंक बना रखा है। तो पानी किसके अंदर जा रहा है, उस टैंक के अंदर जा रहा है। उस टैंक के अंदर वो पानी जब भर जाएगा पूरा, एंड इन द स्टोर्ड वाटर दे रखा है, जब पानी पूरा भर जाएगा, यूज्ड एज एंड व्हेन नीडेड, जब भी आपको उस पानी की आवश्यकता हो, डेली रूटीन के जो वर्क करते हैं, डोमेस्टिक वर्क जो करते हैं, तो आप उसमें उस पानी को यूज कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा जो फायदा होता है कि हम पानी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो बारिश का पानी आ रहा है उसको हम अंडरग्राउंड टैंक बनाकर उसमें अपन क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है अफॉरेस्टेशन। बार बार मैं आपको बता चुकी हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, वन लगाना, पेड़ लगाना। अब पेड़ लगाने से क्या होता है, हमने मिट्टी के बारे में पढ़ा था जब मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि मिट्टी में वो पानी क्या होता है, संग्रहित होकर रहता है। तो न तो मिट्टी बहती है और पानी भी संग्रहित हो जाता है, यानी कि डबल फायदा अपना, ठीक है। और लास्ट जब अपन पढ़ेंगे तब इसके और फायदे, यानी कि सारे जो पॉइंट दे रखे आपको, लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, पांचों एक दूसरे के ऊपर क्या कह सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये कह सकते हैं इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। इनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती है। देखो क्या दे रखा है, द ट्रीज इन द फॉरेस्ट हेल्प टू इम्प्रूव वाटर इकोनॉमी बाय रिड्यूसिंग वाटर रन ऑफ एंड रिस्क ऑफ फ्लड्स। देखो क्या दे रखा है, द ट्रीज इन द फॉरेस्ट हेल्प टू इम्प्रूव वाटर इकोनॉमी। पानी की जो पूंजी होती है, इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था होती है, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको रन ऑफ बहने से रोकने के लिए, एंड रिस्क ऑफ फ्लड्स, बाढ़ आने की जो रिस्क होती है उसको कम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इम्प्रूव फॉरेस्ट, यानी कि जो जंगल है उनको क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमको पेड़ लगाने चाहिए। फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन बाइंड द सॉइल एंड हेल्प द सॉइल इन रिटेनिंग वाटर। देखो दे रखा है यहाँ पर, मैंने जो आपको समझाया, फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन, वेजिटेशन के अंदर क्या आएंगी, सारी वनस्पति आएगी। बाइंड द सॉइल, जो क्या करती है, मिट्टी को बांध के रखने का मतलब, अगर पानी होगा तो वो मिट्टी क्या रहेगी, जमी हुई रहेगी। अगर मिट्टी के अंदर पानी नहीं होगा तो जैसे आप पाँव लगाते हो मिट्टी के ऊपर, वो पानी, मिट्टी क्या है, आपके पाँव में आती आती एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। अगर आप मिट्टी में पाँव डालते हो
और बहुत ज़्यादा गीली नहीं कह सकते, उसके अंदर नमी होगी तो वो मिट्टी न तो हवा से उड़ेगी और ना ही वो बह के जाएगी। बाइंड द सोइल एंड हेल्प द सोइल इन रिटेनिंग वाटर। नेक्स्ट दे रखा है प्रॉपर इरिगेशन। जो हम इरिगेशन में जो मेथड्स यूज़ करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा आजकल नए नए मेथड्स आ गए कि पहले तो क्या करते थे लोग, डायरेक्ट खेत में बड़े बड़े पाइप डाल देते थे तो जितना पानी जाता था जाता और दूसरा क्या हो जाता था, वेस्ट हो जाता। लेकिन आजकल ऐसे मेथड्स आ गए जिसके थ्रू हम इरिगेशन करके, सिंचाई करके पानी को भी बचा सकते हैं और फसल भी अच्छी उत्पादित कर सकते हैं। देखो क्या दे रखा है, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग एंड शेड्यूल। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, पहले हमको योजना बनानी पड़ेगी। वन शुड नो हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड टू ग्रो क्रॉप्स। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो फसल उत्पादित की है उसमें कितने पानी की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं होता है कि हम अपनी इच्छा से जिस फसल को, आप लोग के आसपास कोई ऐसे पर्सन रहते हो जो खेती करते हैं, जिनको एग्रीकल्चर का नॉलेज है, तो अगर आप उनसे पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि जैसे आपने गेहूं की फसल लगाई तो गेहूं की फसल के लिए उनको कितनी बार सिंचाई करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि रोज उठ के वो सिंचाई करने चले जाते हैं, 2 दिन में करनी है कि 3 दिन में करनी है कि महीने में 2 बार करनी है, उस फसल को कितनी बार पानी पिलाना। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी फसल आपने उत्पादित की है, उस फसल के ऊपर डिपेंड करता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे फर्स्ट है कि आप जो फसल उत्पादित करो उसमें आपको कितना पानी यूज करना है। द नीड्स शुड बी केप्ट अंडर कंट्रोल। स्प्रिंकल शुड बी यूज टू सेव वाटर। इसके लिए अब एक नई टेक्निक आ गई है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा। स्प्रिंकल जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू अगर हम इरिगेशन करते हैं तो उसमें पानी का जो यूज़ होता है वो क्या होता है, कम होता है और इरिगेशन भी अच्छा होता है, यानी कि सिंचाई भी पूरी फील्ड में हो जाती है और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी अच्छा मिल जाएगा। प्रॉपर कैनल्स शुड बी मेड एंड लाइंड अप इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द लॉसेज बाय वाटर सीपेज। उसके अलावा हमको क्या करना चाहिए, जहाँ पर भी बड़े बड़ी रिवर्स होती है वहाँ पर कैनल्स का मतलब होता है बांध बनाना। उन बांध को बनाकर भी हम जो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पानी जो बहता है, सीपेज जो पानी बहता है, उस पानी को बहने से हम रोक सकते हैं और उस बांध के पानी को हम एग्रीकल्चर के लिए और उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट दे रखा है आपके, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पज। The use of water at home should be done economically by checking leakage in pipes, reusing the water at home, utilizing RO wastewater for watering the plants, using a bucket of water for washing car instead of a hose. All the various ways and means should be thought of utilize water resources at home with economy। क्या दे रखा है, ये तो आपसे रिलेटेड है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पानी को कितना सेव कर सकते हो। तो इसमें आपको कुछ तरीके बता रखे हैं। सबसे फर्स्ट तो अपने घर पर जो पाइप लीकेज होते हैं उनको रोकना चाहिए, यानी कि उनकी प्रॉपर, जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि पानी टपक रहा है या किसी पाइप से पानी बहुत ज़्यादा लीकेज हो रहा है तो उसको बंद करवाना चाहिए। उसके बाद ये रखा है रीयूजिंग द वाटर एट होम, यूटिलाइजिंग RO वेस्ट वाटर। जिस किसी के भी घर में RO लग रहा होगा उनको पता है कि एक पाइप लगा हुआ होता है, उसमें से वेस्ट वाटर निकलता है। हम क्या करते हैं, वो पानी बह रहा है तो बह रहा है, उस पानी को आपको क्या करना चाहिए, सेव करके रखना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा गंदा पानी नहीं होता है कि हम उसको बर्तन साफ करने के लिए है या फिर अपने घर पर छोटा बहुत कोई गार्डन बना हुआ हो तो उसमें डाल सकते हो आप लोग। उसके अलावा और भी ऐसे यूजेस जिसमें कहीं बाहर आपको सफाई करनी हो तो वो पानी आप उसके लिए यूज में ले सकते हो। हम पीने के लिए नहीं ले रहे, उसको एक्स्ट्रा वाटर उसको बाहर निकल रहा है वो उस प्रोसेसिंग से, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। उसके अलावा यूजिंग अ बकेट ऑफ वाटर फॉर वॉशिंग कार इंस्टेड और हॉज। क्या दे रखा है, अगर आप किसी भी कार की है या किसी भी व्हीकल की या अपने घर की भी सफाई कर रहे हैं तो डायरेक्ट पाइप नहीं छोड़े, क्योंकि पाइप से पानी ज़्यादा वेस्ट होता है, तो आप बकेट का यूज करके उस पानी को बचा सकते हो। ऑल द वेरियस वेज एंड मीन्स शुड बी थॉट टू यूटिलाइज। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं या कह सकते हैं कि ऐसे काम हम करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, तो उस पानी को वेस्ट होने से हमको बचाना चाहिए और पानी को सिक्योर करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, जिससे हमारे आने वाली जनरेशन भी इस वाटर रिसोर्सेज का यूज़ कर सके। अब जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, नेक्स्ट टॉपिक नेचुरल वेजिटेशन इस लेसन का, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका जो न्यू लेसन है, थर्ड लेसन, उसको मैं आज से स्टार्ट करूँगी। हम 2 लेसन पहले से पढ़ चुके हैं, उसके सारे पार्ट्स देख लिए। लेसन थर्ड जो चल रहा है वो सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, यानी कि आप जो डेली रूटीन लाइफ में जो आपके क्लोथिंग मटेरियल होता है, आप
का प्लास्टिक जो होता है वो कहाँ से आता है, कैसे मैन्युफैक्चर होता है, कैसे उसको प्रोसेसिंग में लिया जाता है, देन उससे कोई भी प्रोडक्ट बनती है, उस चीज़ को आप डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करते हो। तो यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर का मीनिंग है कि जैसे आपको पता है आपके क्लोथिंग मटेरियल जो एंशियंट टाइम की बात करें तो उस टाइम में हम सिर्फ 2-3 मटेरियल जानते थे, कॉटन, वूल, सिल्क, जो एनिमल से ऑब्टेन होते थे। कॉटन जो होता था वो किसी प्लांट प्रोडक्ट मतलब प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट था। वूल, सिल्क ये चीज़ें थी तो वो सारी एनिमल प्रोडक्ट थे, यानी एनिमल से मिलने वाले फाइबर्स थे। उन फाइबर से हम क्या बनाते थे, क्लोथिंग मटेरियल बनाते थे। अब इतने टाइम में अब क्या आ गया है, मॉडर्न टाइम में अभी सिंथेटिक फाइबर का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सिंथेटिक फाइबर यानी किसी नेचुरल फाइबर को आर्टिफिशियल चीज़ों के साथ, पेट्रोलियम की चीज़ों के साथ ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, कोई नया फाइबर बनाते हैं, उसका यूज़ हम किसी क्लोथिंग मटेरियल में या एज ए प्लास्टिक बनाने में ऐसे किया जाता है। तो इस लेसन में पूरा वही डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से किस फाइबर का यूज़ किया जाता है, सिंथेटिक फाइबर का हमारे डेली रूटीन लाइफ में क्या उसका इम्पोर्टेंस रोल है। लेसन 3 है ये हमारा, अ मटेरियल इज अ सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। वी यूज़ लॉट्स ऑफ मटेरियल एवरी डे। हम लोग बहुत सारे मटेरियल यूज़ करते हैं डेली रूटीन लाइफ में। अगर किचन में चले जाए, क्लोथिंग मटेरियल यूज़ करें, या वॉशरूम जो होता है हमारा उसमें भी जो बकेट, मग्स वगैरह यूज़ होते हैं वो सभी किसी ना किसी फाइबर या प्लास्टिक के बने होते हैं, पता है हमको। तो हम बहुत सारे मटेरियल डेली रूटीन लाइफ में एवरी डे यूज़ करते हैं। दे माइट बी हार्ड, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, वाटरप्रूफ और एब्जॉर्बेंट। वो कैसे भी हो सकते हैं, हार्ड हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है, वाटरप्रूफ और एब्जॉर्बेंट। आप सबको इसका मीनिंग पता है, हार्ड, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी उसमें कितना है, लचीलापन, वाटरप्रूफ और एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट यानी वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी किसी में होती है, किसी में नहीं होती। जैसे कॉटन में होती है तो नायलॉन और रेयॉन और इन फाइबर्स में नहीं होती। अ पर्सन मेकिंग केयरफुली सेलेक्ट मटेरियल फॉर इट बाय पिकिंग द यूजफुल प्रॉपर्टीज टू ईच मटेरियल। जिस तरह से जिस चीज़ का यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू यूज़ हम चीज़ों का सिलेक्शन करते हैं। पिकिंग द यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ ईच मटेरियल। टुडे वी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथिंग सच एज पेंट, शर्ट, कोट एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं हम। वेयर डू द रॉ मटेरियल्स फॉर दिस क्लोथ्स कम फ्रॉम। हमको लगता है ना कि ये सारे आते कहाँ से। हम एक सिल्क की साड़ी पहनते हैं तो हमें सब पता है कि प्योर सिल्क अगर वो है तो वो किसी सिल्क वॉर्म से मिल रहा है। लेकिन और भी अदर बहुत सारी चीज़ें होती है जो मिक्स होता है, जिनका फाइबर अलग अलग 2 फाइबर से मिलकर बना होता है। मैन्युफैक्चरिंग जो होता है उसका वो 2 या 2 से ज़्यादा फाइबर से मिलकर बना होता है, केमिकली बना होता है, इंडस्ट्री में बनता है। तो वो कहाँ से आता है। आर सम ऑफ आवर क्लोथ्स ऑब्जेक्ट सिंथेटिक, हाउ आर दे मेड। हम जो सिंथेटिक ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। क्लोथ्स ऑफ द डिस्टेंट पार्ट वर मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक लिविंग मटेरियल। हमारे जो क्लोथ्स बनते हैं जो डिफरेंट पार्ट से आते हैं वो सब ऑर्गेनिक मैटर से बने होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल सिंथेटिक फैब्रिक्स एंड मटेरियल यूज टुडे आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मैक्सिमम जो फाइबर आजकल जो बन रहे हैं मॉडर्न टाइम में वो जो बन रहे हैं वो सिंथेटिक फैब्रिक जो बन रहा है। सिंथेटिक फैब्रिक का मीनिंग है कपड़े का जो ऐसे लंबा चौड़ा कपड़ा होता है जिसको हम नॉर्मली लैंग्वेज में थान का कपड़ा बोलते हैं। एंड मटेरियल यूज टुडे आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मतलब ये सिंथेटिक फाइबर जो बन रहे हैं, सिंथेटिक फैब्रिक जो तैयार हो रहे हैं वो किन से हो रहे हैं, तो उनमें कुछ नेचुरल चीज़ें ली जाती है, नेचुरल गैस लिया जाता है, उसके साथ उसको पेट्रोलियम के साथ ऐड किया जाता है। अब पेट्रोलियम से मीनिंग आपको ये नहीं लेना है पेट्रोल या डीजल या ऐसी कुछ चीज़। पेट्रोलियम का मीनिंग होता है ज़मीन से निकला हुआ हर वो चीज़ जो ज़मीन से निकल रही है, उन सबको हम एक साथ में क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और पेट्रोल 2 में डिफरेंट है। हाँ, वैसे जैसे बात करें पेट्रोल की तो वो पेट्रोल पेट्रोलियम से ही सेपरेट होता है, लेकिन ज़मीन से सारी चीज़ें जब निकलती है ना तो वो सब मिक्स होती है। उसमें डीजल होता है, पैराफिन वैक्स होता है, ल्यूब्रिकेंट होता है, चारकोल होता है, कॉल होता है। तो ये सब चीज़ें जब कंबाइनली एक साथ निकाली जाती है माइनिंग करके तो उसको पेट्रोलियम कहा जाता है। पेट्रोलियम में से फिर पेट्रोल वाली लिक्विड चीज़ को अलग करना वो पेट्रोल की कैटेगरी में आते हैं। एंड नेचुरल गैस, तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन ये सब आगे आएंगे। इन प्रोसेस से सिंथेटिक फाइबर को प्रिपेयर किया जाता है। You can find out by reading the labels sewn into your clothes. All clothes that come from a store must have a label to tell you. आपने देखा होगा, आप जितने भी शर्ट, रेडीमेड कपड़े पहनते हो, आप जो भी रेडीमेड क्लोथ होते हैं उन क्लोथ के ऊपर पीछे जो नेक पोर्शन होता है
उसमें कुछ ना कुछ लेबल, सियून का मतलब होता है सिया हुआ होता है, मतलब अंदर सिलाई के अंदर एक लेबल होता है जिसको आप निकाल नहीं सकते हो, वो सिलाई के अंदर होता है। तो वो जो लेबल होता है उसके ऊपर आपने देखा होगा, उसके ऊपर कोई रेट वगैरह नहीं लिखी होती, प्राइस नहीं लिखा होता, वो प्राइस टैग अलग हो चीज़ होती है। वो जो अंदर की तरफ सिलाई में किया हुआ लेबल होता है, उस लेबल पे ये लिखा जाता है कि ये जो आप क्लोथ का यूज़ कर रहे हो, ये क्लोथ किस फैब्रिक का बना हुआ है, इसको कितने टेम्परेचर पे आप वॉश कर सकते हो, इसको ड्राई क्लीन करना है या नॉर्मल वॉश करना है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल इन्फॉर्मेशन बहुत ही शॉर्ट टर्म में वहाँ पर मेंशन की जाती है। मेक क्लोथ्स, वी हैव लर्न अबाउट जूट एंड कॉटन इन क्लास 6। क्लास 6 में हमने नेचुरल फाइबर का एक लेसन पढ़ा था जिसमें जूट और कॉटन आए थे, क्योंकि वो नेचुरल फाइबर है। उसके अलावा दे आर नोन एज प्लांट फाइबर्स। इन क्लास 7 वी हैव लर्न अबाउट वूल एंड सिल्क। 7th स्टैंडर्ड में एक और फाइबर का लेसन था जिसमें आपने वूल और सिल्क के बारे में पढ़ा, जो एनिमल प्रोडक्ट है, यानी एनिमल से मिलने वाले फाइबर्स जिनका हम क्लोथिंग मटेरियल में यूज़ करते हैं। दे आर कॉल्ड एनिमल फाइबर। ये जो जूट और कॉटन है ये दोनों प्लांट से मिलने वाले, तो प्लांट फाइबर हुए, और एनिमल फाइबर ये हुए वूल और सिल्क। कलेक्टिवली वी कैन से दैट कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर। इसलिए हम बोल सकते हैं कि कॉटन, जूट, वूल और सिल्क चारों के चारों क्या है, नेचुरल फाइबर, यानी चारों के चारों लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं। कॉटन, जूट मिल रहा है प्लांट से, और वूल और सिल्क मिल रहा है आपको एनिमल से, यानी किसी वूल मिल रहा है आपको शीप से, और सिल्क मिल रहा है आपको सिल्क वॉर्म से। यानी चारों चीज़ें जो मिल रही है आपको वो किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रही है, इसीलिए इनको हम बोल देते हैं नेचुरल फाइबर। इनको हम बना नहीं सकते। All natural fibers are used for making fabrics which are further used for making clothes। इन फैब्रिक का, इन नेचुरल फाइबर्स का यूज़ करके हम फैब्रिक बना सकते हैं, यानी बड़ा कपड़ा जो बड़ी साइज़ में होता है, एक ही कलर का होता है, फिर उसको आगे कलरिंग के लिए भेजा जाता है, आगे उसके ऊपर डिज़ाइन बनाई जाती है। जब वो उस पर कुछ भी नहीं किया जाता है, जब किसी नेचुरल फाइबर को एक जैसा एक कपड़ा बना देते हैं तो उसको फैब्रिक बोलते हैं। विच आर फर्दर यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, अब उसको वापस क्लोथ्स बनाने के लिए भेजा जाता है या यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टू फूड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड फॉर ह्यूमन बीइंग इज़ क्लोथिंग। आपको भी पता है, ये बोल रहा है कि फूड के बाद अगर कोई दूसरी ज़रूरी चीज़ है, सबसे पहले तो फूड ज़रूरी है इंसान के सर्वाइव करने के लिए। ह्यूमन बीइंग को अगर सर्वाइव करना है तो सबसे पहले उसको फूड चाहिए। फूड के बाद दूसरी अगर कोई बेसिक नीड है तो वो क्या है, क्लोथिंग। क्लोथिंग ही हमारी बेसिक नीड है। क्यों? क्योंकि ये हमें एटमॉस्फेरिक कंडीशन से सूटेबल करवाता है, यानी आगे आ रहा है। इट इज़ नॉट ओनली दैट क्लोथ्स आर अ पार्ट ऑफ अवर मोरल कोड एंड डिकेंसी इन दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड क्लाइमेट। क्या लिखा है यहाँ पे, प्रोटेक्ट अस। क्लोथिंग हम सिर्फ अपने को अच्छा दिखाने के लिए नहीं पहनते। क्लोथ जो पहनते हैं हम, जो क्लोथ वियर करते हैं, वो क्यों करते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर और क्लाइमेट कंडीशन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ज़्यादा टेम्परेचर है तो हम कॉटन के क्लोथ पहनते हैं, कम डाउन टेम्परेचर है तो हम वूल के या सिल्क के कपड़े प्रेफर करते हैं। तो वो चीज़ें, जैसा क्लाइमेट और जैसा टेम्परेचर होता है, हमारी बॉडी को उस टाइप के कपड़े पहनने पड़ते हैं ताकि हमारी बॉडी इन चीज़ों से प्रोटेक्ट हो जाए। ये चीज़ें अब यहाँ पर ये जो लिखा है, नॉर्मल लिखा है कि आप इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, एडवांटेज पढ़ने। जैसे यहाँ लिखा है, यू विल लर्न अबाउट सिंथेटिक फाइबर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। पहले सिंथेटिक फाइबर पढ़ोगे, फिर उनके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, देयर टाइप्स, उसके टाइप, एडवांटेज यानी उनके बेनिफिट, डिसएडवांटेज यानी उनसे होने वाले हमें नुकसान। लेटर यू विल लर्न अबाउट प्लास्टिक एंड इट इज इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। इसके बाद में जब सिंथेटिक फाइबर का इस चैप्टर में एंड होगा तो एक नया छोटा टॉपिक स्टार्ट होगा, प्लास्टिक। इस चैप्टर का नाम ही क्या है हमारा, फाइबर्स, फैब्रिक, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। प्लास्टिक और उसका वापस हम, यानी हमारे एनवायरनमेंट पर प्लास्टिक का क्या असर पड़ रहा है। अगर प्लास्टिक नहीं हो तो हमारे बहुत से काम रुक जाते हैं। हर चीज़ प्लास्टिक के कंटेनर वगैरह हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसका हार्मफुल इफेक्ट भी हम एनवायरनमेंट पे पढ़ेंगे इसी लेसन में। स्किल यू विल यूज़ एलिमेंट्री आइडिया अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, नॉलेज ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। मैं इसको शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी जब भी इसका टॉपिक आएगा। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी ये कुछ स्किल या ये कुछ टर्म्स आपकी इस चैप्टर में पढ़ने में आएगी। पहले ही बता देती हूँ, बायोडिग्रेडेबल विच डिकम्पोज नेचुरली, ऐसा वेस्ट मटेरियल जो कभी ना कभी नेचर में ऑटोमेटिक डिकम्पोज हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल मतलब डिकम्पोज नेचुरली। और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब विच डू नॉट डिकम्पोज नेचुरली। बहुत ही शॉर्ट में है ना, आप चाहो तो यहाँ पे पेंसिल से लाइन करके आप लिख दो।
Biodegradable means which decompose naturally. Waste do not decompose naturally is known as non-biodegradable. Non-biodegradable, इसको टुकड़े करके प्रोनाउंस करते हैं. It is necessary for us to acquire knowledge about artificial fiber whether they are harmful or beneficial. ये नॉलेज भी इसी चैप्टर में मिलेगा कि आपको किस तरह से ये सिंथेटिक फाइबर हमारे लिए बेनिफिशियल है, साथ ही साथ हार्मफुल है. तो नेक्स्ट लाइन जो है, नेक्स्ट पेज है जो, वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी. यहाँ तक कि आपको जितना जो लाइन समझ में आती है अंडरलाइन करके नोट्स बना. थैंक यू. गुड मॉर्निंग. पिछली क्लास में हमने कोयले और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था. आज हम नया लेसन दहन और ज्वाला. आप अपने घर के अंदर या वाहनों में या कारखानों में जलाने के लिए ईंधन के रूप में कोयला, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी आदि का उपयोग करते हैं. ठीक है. हम घर पर, उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजन के लिए करते हैं. यानी कि ईंधन का उपयोग हम इन कार्यों के अंदर करते. क्या आप अपने घरों में प्रयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं जो अपने घर के अंदर यूज़ करते हैं? जैसे आपने गांव में लकड़ी वगैरह, कंडे वगैरह देखे होंगे. हम हमारे घर के अंदर एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं किचन में. जैसे अगर ऐसी सूची बनाई जाए तो गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल ये वाहनों के अंदर उपयोग में होता है. संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग भी हम वाहनों में करते हैं. वाहनों को चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी आदि का उपयोग करते हैं. घरों के अंदर हम लकड़ी, कोयला आदि का उपयोग करते हैं. ठीक है ना. तो ये जो ईंधन है, आप देखो मोमबत्ती के जलने से भी परिचित है. मोमबत्ती किस प्रकार जलती है. मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? मोमबत्ती को भी जलते हुए देखा होगा और कोयले को भी देखा होगा कि आप देखो कि दोनों के जलने में क्या अंतर है. मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं जलता है. मोमबत्ती जो होती है ना, जो ज्वाला के साथ जलती है और कोयला नहीं जलता है. इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते. हम इसी रासायनिक प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. जैसे दहन. दहन क्या है? आपने कक्षा 7th में मैग्नीशियम दहन की क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए. हमने देखा कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. हमने मैग्नीशियम का फीता जलाया, 7th क्लास के अंदर एक प्रयोग किया था. जैसा कि सामने देखो आप एक बार डायग्राम. ये देखिए मैग्नीशियम का फीता जल रहा है. तो आपने मैग्नीशियम का फीता देखा होगा. फीता जलता है तो मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है. इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम एक कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर भी कर सकते हैं. एक कोयले के टुकड़े में भी इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं. कास्ट कोयले के टुकड़े को संडासी से पकड़िए और मोमबत्ती अथवा बुसेन बर्नर की सहायता से ज्वाला के निकट लाइए. आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता है और हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है. जब कास्ट कोयला को हम जलाते हैं तो वायु की उपस्थिति चाहिए. बिना वायु की उपस्थिति में वह नहीं जलेगा. अच्छा, जलकर वह क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है और ऊष्मा और प्रकाश देता है. रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है दहन कहलाता है. दहन. दहन किसे कहेंगे? रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है. ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, उसको हम दहन कहेंगे. आप अपनी नोटबुक के अंदर भी नोट कर लीजिएगा दहन किसे कहते हैं. तो दहन की परिभाषा है रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है. जिस पदार्थ का दहन हो रहा है, अब जैसे हमने कोयले का दहन किया तो कोयला क्या कहलाएगा? दाहक कहलाएगा. यानी कि जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाहक कहलाता है. इसे ईंधन भी कहते हैं. ईंधन ठोस, द्रव्य या गैस भी हो सकता है. कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है. यानी कि एक लौ के साथ में उत्पन्न हो रहा है.
अच्छा, ऊपर दी गई अभिक्रिया में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दाह्य पदार्थ थे। मैग्नीशियम को जलाया, किसको जलाया था हमने? मैग्नीशियम को। तो मैग्नीशियम क्या कहलाएगा? दाह्य पदार्थ। अच्छा, आपने कोयले को भी जलाया तो वह भी दाह्य पदार्थ, यानी कि जो पदार्थ जलता है उसको हम दाह्य पदार्थ कहते हैं। अच्छा, हमारे शरीर के अंदर भोजन जो होता है, भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन का कार्य करता है। देखो, एक सारणी है आपके सामने, दाह्य और अदाह्य पदार्थ। हम उससे भी ध्यान में रखेंगे कौन से पदार्थ दाह्य है और कौन से अदाह्य। जैसे लकड़ी, लकड़ी जलती है इसीलिए वह दाह्य कहलाएगा। और कागज क्या है? कागज भी जलता है। लोहे की कील नहीं जलेगी तो वह अदाह्य कहलाएगी। तो इस प्रकार आप वस्तुओं को अलग अलग प्रकार से पता लगा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ दाह्य है और कौन सा अदाह्य है। अच्छा, हम जानते हैं कि जलने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति या वायु की उपस्थिति अनिवार्य है। तो उसके लिए भी हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं जो आपके सामने दे रखा है। देखो, आप एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए। मेज, टेबल ले लो, उसके ऊपर आपको क्या करना है? जलती हुई मोमबत्ती को रखना है। कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखिए कि वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे। यानी कि आपको 2 स्टैंड टाइप लकड़ी के टुकड़े लेने हैं, गुटके, जैसे ये 1 और ये 2, दोनों गुटके इस प्रकार रखे, उसके ऊपर हमने चिमनी रख दी है ताकि नीचे से वायु प्रवेश कर सके, जैसा कि आपके ए के अंदर दे रखा है, चित्र नंबर ए के अंदर। ज्वाला को क्या होता है? जब अब लकड़ी के गुटके को हटाकर चिमनी को मेज पर टिका लीजिए। पहले हमने क्या किया था? 2 गुटके लिए थे, मोमबत्ती जल रही थी। अब हम क्या करते हैं? इन दोनों गुटकों को हटा देते हैं। अब लकड़ी के गुटके को हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दिया। पुनः बी के अंदर देखना है ना, बी वाला। पुनः ज्वाला को देखिए, अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए। अब लास्ट में क्या करना है? एक कांच की प्लेट को ऊपर रख दीजिए। ज्वाला को पुनः देखिए। तीनों स्थितियों में क्या होता है? पहली स्थिति में हमने क्या किया था? 2 लकड़ी के टुकड़े रखकर फिर चिमनी रखी ताकि नीचे से वायु प्रवेश कर सके। फिर सेकंड स्थिति के बी के अंदर देखो, आपने सिर्फ चिमनी रखी हुई है और थर्ड के ऊपर हमने एक कांच की प्लेट ऊपर ढक दी। अब इनके अंदर आपको क्या होता है? ठीक है, तो यह हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बोध रूप से जलती है। पहला जो लकड़ी का जो गुटका लगा रखा, उसके अंदर मोमबत्ती आराम से जल रही है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती थी। ठीक है, बी के अंदर देखो, जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन उत्पन्न होता है और धुआं उत्पन्न होता है। अथवा सी में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हुई। ये देखिए, ए के अंदर क्या हुआ था? वायु नीचे से प्रवेश कर रही थी तो मोमबत्ती आराम से जल रही थी। सेकंड की स्थिति में देखो आप, उसको वायु बराबर नहीं मिली मात्रा में, तो वह क्या हो गई? बुझ गई और धुआं निकलने लग गया। थर्ड स्थिति में वह बिल्कुल बुझ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि वायु की उपस्थिति में ही दहन होता है। तो आज आप इस प्रयोग को अपनी नोटबुक में नोट कर लो और इसको याद कर लेना। थैंक यू।